नमस्कार दोस्तों, फॉर्मूला वन रेसिंग एक ऐसा स्पोर्ट जिसकी पॉपुलैरिटी हाल ही में काफी बढ़ी है, लेकिन ये दुनिया के सबसे डेंजरस स्पोर्ट्स में से एक है। ये F1 की गाड़ियां ड्राइव करते वक्त ड्राइवर के लिए तापमान आमतौर पर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि 60 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी यहाँ पर होती है कि एक आम रेस में एक F1 का ड्राइवर 2 से 3 किलो वजन अपना लूज कर देता है सिर्फ एक रेस को करने के बाद, क्योंकि इतना पसीना उसे आता है। And also during the wait, I lose up to 4 kilos in the race in an hour and 45 minutes. Yeah. But this is because it gets so hot, isn't it? So if you're in somewhere like Singapore or Malaysia or something. Yeah, those ones are killer. गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि हर मोड़ पर ड्राइवर्स को जबरदस्त जी फोर्सेस सहने पड़ते हैं, अप टू 6 Gs। आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि ये गेम एक्चुअली में काम कैसे करता है, इसके पीछे का $1 बिलियन बिजनेस मॉडल क्या है और क्या इसे स्पोर्ट्स कंसिडर भी किया जाना चाहिए। Formula One is the most exciting sport on the planet. F1 is all about pushing the limits of speed, science, and nerves. For the first time, we go green in Hyderabad. Formula One racing into Miami for the first The time. hottest ticket in town. The pinnacle of speed, skill, and glamour. फॉर्मूला वन का ओरिजिन हुआ था दोस्तों फ्रांस देश में। साल 1906 में एक रेस हुई थी जिसका नाम था फ्रेंच ग्रॉ प्री। ये शब्द दिखने में लगता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ग्रैंड प्रिक्स, लेकिन फ्रेंच शब्द है तो इसे ग्रॉ प्री कहते हैं। इसका लिटरली मतलब होता है ग्रेट प्राइज। तब से ही ये ग्रॉ प्री नाम कंटिन्यू रहा और आज के दिन भी फॉर्मूला वन की रेसिंग के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। उस जमाने में जो रेसेस होती थी गाड़ियों की, ये ड्राइवर्स की रफ्तार का टेस्ट नहीं लेती थी, बल्कि ड्राइवर्स की एंड्योरेंस देखती थी। लिटरली सड़कों पर रेसेस होती थी, एक शहर से दूसरे शहर तक। इनफैक्ट पहली ये जो ग्रॉ प्री रेस हुई थी, ये 24 घंटे तक चली थी, लेमॉन्स में हुई थी। और अगर आपने फोर्ड वर्सेस फरारी फिल्म देखी है तो वो इसी रेस पर आधारित है। साल 1904 में ही एक इंटरनेशनल एसोसिएशन की भी स्थापना करी गई थी, जिसे आज के दिन हम FIA के नाम से जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल de la ऑटोमोबाइल। ये फॉर्मूला वन की गवर्निंग बॉडी है, FIA। जैसे फुटबॉल की फीफा होती है और क्रिकेट के लिए ICC होती है। ये सिर्फ 1946 के बाद ही था कि इस प्रोफेशनल रेसिंग को एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाने लगा। 1947 में कुछ रूल्स बनाए गए जिन्हें फॉर्मूलास कहा जाता है, कि कितनी लंबी रेसेस होनी चाहिए, किस तरीके की गाड़ियां इस्तेमाल की जानी चाहिए रेसेस में। ये रेस गाड़ियां सिंगल सीटेड होनी चाहिए, ओपन व्हील होनी चाहिए। ओपन व्हील का मतलब है कि गाड़ी के पहिए गाड़ी की बॉडी के बाहर एक्सटेंड आउट करने चाहिए। आज के दिन एक टिपिकल फॉर्मूला वन की रेस कार कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन गाड़ी की बात करने से पहले फॉर्मूला वन की चैंपियनशिप पर आए तो 1950 में पहला सीजन अनाउंस किया जाता है एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का। एक ऐसी चैंपियनशिप जिसमें 7 रेसेस होंगी 7 अलग अलग देशों में। ब्रिटिश ग्रॉ प्री, मोनाको ग्रॉ प्री, स्विस, बेल्जियन, फ्रेंच, इटालियन और इंडियानापोलिस 500। इस पहली चैंपियनशिप को एक इटालियन ड्राइवर जीते थे जो अल्फा रोमायो टीम के लिए गाड़ी चला रहे थे। आज के दिन दोस्तों इस 2023 के सीजन में चैंपियनशिप में 23 अलग अलग रेसेस होंगी। अगर आपको ये टीम का नाम सुना सुना लग रहा है तो इसके पीछे कारण ये है कि ज्यादातर जो टीम्स हैं फॉर्मूला वन की रेसिंग में, वो गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं। और यहां पर आती है दोस्तों फॉर्मूला वन रेसिंग के बारे में सबसे खास बात। एक फॉर्मूला वन चैंपियनशिप को जीतना सिर्फ एक ड्राइवर की स्किल पर डिपेंड नहीं करता कि एक ड्राइवर कितना अच्छा ड्राइव कर सकता है, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी ने जो गाड़ी बनाई है वो कितनी खास है। यानी ये गेम एक टेक्नोलॉजी का कंपटीशन भी है कि कौन सबसे तेज चलने वाली गाड़ी बना सकता है। यही कारण है कि बहुत सी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करती हैं। इन कंपनीज की पब्लिसिटी के अलावा एक फायदा इन कंपनीज को यह भी लगता है कि जब नई टेक्नोलॉजीज को लेकर इनोवेशन किया जाएगा फॉर्मूला वन के दौरान, उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बाद में ये आम कंज्यूमर की गाड़ियों में भी कर सकते हैं। जो गाड़ियां आम लोगों के लिए मार्केट में बिकती हैं, उन्हें भी ये इंप्रूव कर सकते हैं। इस चीज के कई ठोस एग्जाम्पल्स भी मौजूद है दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनका आज के दिन आम गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें पहले F1 के द्वारा डिस्कवर किया गया था। फॉर एग्जाम्पल कार्बन फाइबर, एक ऐसा मटेरियल जिसका आज के दिन BMW, एस्टन मार्टिन और पोर्शे की गाड़ीज में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहली बार इसका इस्तेमाल साल 1981 में मैक्लारेन के द्वारा किया गया था फॉर्मूला वन में। पहली कंपनी जिसने गाड़ी की पूरी चैसिस इससे बनाई थी। ये मटेरियल महंगा था लेकिन हल्का था, फ्यूल एफिशिएंसी से इंप्रूव होती थी। ऐसे ही कुछ और टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स हैं हाइब्रिड पावर ट्रेन्स या व्हील बटन्स का इस्तेमाल किया जाना। इस कंपटीशन के रूल्स फोर्स करते हैं कंपनीज को छोटी से छोटी चीज इनोवेट करने पर, ताकि गाड़ी को तेज से तेज बनाया जा सके।
अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट स्पीड है 372.5 किलोमीटर्स पर आवर। एक एक्चुअल रेस के दौरान मेक्सिको में जो हुई थी साल 2016 में, वाल्टेरी बोटास इस स्पीड रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं। लेकिन एक एक्चुअल रेस से बाहर बात करी जाए तो एक F1 की गाड़ी की फुल पोटेंशियल देखी गई थी साल 2005 में, जब होंडा की टीम ने 397.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करी। ये सिर्फ रिकॉर्ड टेस्ट करने के पर्पस से किया गया था, तो एक बड़ी स्पेशल जगह पर यह स्पीड टेस्ट हुआ, बोनेविले सॉल्ट फ्लैट्स, एक सूखा हुआ लेक बेड जहां पर किलोमीटर्स दूर तक सिर्फ प्लेन फील्ड्स हैं, कुछ इस तरीके से। लेकिन आमतौर पर भी इन फॉर्मूला 1 गाड़ियों की स्पीड इतनी तेज होती है कि एक एयरप्लेन के टेक ऑफ की स्पीड से ज्यादा तेज होती है। जब एक बड़ा हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो उसकी स्पीड अराउंड 250 किलोमीटर पर आवर होती है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ दोस्तों? अगर इन गाड़ियों पर विंग्स लगे होते तो ये गाड़ियां भी हवा में उड़ने लग जाती, और अगर विंग्स ना भी लगे हो तो भी बड़ी आसानी से हवा में उड़ जाएंगी। इसी रीजन से इन गाड़ियों के पीछे जो ये शेप देखते हो आप, ये एक तरीके से विंग्स लगाए गए हैं जो एक एयरप्लेन के उल्टे विंग्स हैं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एयरप्लेन्स के विंग्स की शेप ऐसी होती है कि लिफ्ट क्रिएट हो, एक तरफ हाई प्रेशर एक तरफ लो प्रेशर और प्लेन ऊपर उठे। अब F1 गाड़ियों में यही चीज इसकी उल्टी होती है, एक नेगेटिव लिफ्ट क्रिएट होती है ताकि गाड़ी को ट्रैक पर दबा कर रखा जा सके। ये जो डाउन फोर्स प्रोड्यूस होता है ये 5G के बराबर है, मतलब एक गाड़ी के वजन से 5 गुना ज्यादा फोर्स उस गाड़ी के ऊपर लग रहा है नीचे की तरफ। इसकी मदद से टायर्स को ट्रैक्शन मिलती है और गाड़ी आसानी से शार्प टर्न्स कर पाती है। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था दोस्तों, फॉर्मूला 1 एक बहुत ही खतरनाक स्पोर्ट है, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स में से माना जाता है। ऐसा क्यों है? अब जब आम जिंदगी में ही ड्राइविंग इतनी डेंजरस हो चुकी है, एक कार एक्सीडेंट में मरने का चांस एक आम आदमी के लिए भी इतना हाई होता है, तो ये तो इतनी हाई स्पीड स्पोर्ट है, ऑब्वियसली यहाँ पर खतरा और भी ज्यादा होगा। टोटल में 52 ड्राइवर्स एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं जब से ये फॉर्मूला 1 रेसिंग शुरू हुई थी। सबसे फेमस एक्सीडेंट था 3 टाइम चैंपियन एयरटन सेना की मृत्यु साल 1994 में। साल 1970 में तो एक बार ऐसा भी हुआ है कि एक ड्राइवर की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसे चैंपियनशिप अवार्ड करी गई। यह हुआ था ऑस्ट्रियन ड्राइवर योखन रिंड के साथ। इसके पीछे सिंपल कारण यह है कि अलग अलग रेसेस में पॉइंट्स एक्यूमुलेट करते हैं ड्राइवर्स, और इनकी मृत्यु के बाद कोई भी और ड्राइवर इनके पॉइंट्स से कैचअप नहीं कर पाया उस सीजन में, तो इन्हें ये विनर का अवार्ड दिया गया। लेकिन स्पेसिफिकली बात करें तो काफी सारी चीजें करी जाती हैं फॉर्मूला 1 की रेसिंग को सेफ रखने के लिए। सबसे पहला ऑब्वियसली हेलमेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कंपलसरी हैं। ये आम हेलमेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेलमेट्स होते हैं, इनमें कार्बन फाइबर का हेड और नेक सपोर्ट लगा होता है ताकि एक ड्राइवर की वर्टिब्रेट को प्रोटेक्ट किया जा सके क्रैश के समय में। इसके अलावा जो सूट पहनाया जाता है वो एक मल्टी लेयर्ड फायर प्रूफ मटेरियल का होता है। अगर एक्सीडेंट हो और आग लग जाए गाड़ी पर तो कम से कम कपड़ों पर आग ना लगे। फिर बायोमेट्रिक ग्लव्स पहनाए जाते हैं। ग्लव्स के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो बॉडी के वाइटल साइंस जैसे कि हार्ट बीट को कॉन्स्टेंटली मेजर करके ट्रांसमिट करते रहते हैं मेडिकल स्टाफ को। सीट बेल्ट जो गाड़ी पर लगाई जाती हैं वो इतनी टाइट होती हैं कि एक दूसरे आदमी की मदद चाहिए होती है सीट बेल्ट लगाने के लिए। गाड़ी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखे होते हैं। लेकिन सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन सेफ्टी के मामले में हुई थी साल 2018 में, जब ये हेलो इंट्रोड्यूस किया गया। हेलो बेसिकली एक लोहे का बना ये बार है जो सर के ऊपर प्लेस किया जाता है गाड़ियों में। ये ग्रेड 5 टाइटेनियम का बना है और इसका मकसद है कि जब गाड़ी उलट पुलट हो तो ड्राइवर के सर को बचाया जा सके। जब साल 2018 में से पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो काफी लोग नाराज थे इसको लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब ये गाड़ी एक ओपन कॉकपिट कार नहीं रहेगी, ये दिखने में बड़ा अगली है, अननेसेसरी एडिशन है। लेकिन तब से लेकर अब तक सिर्फ 4-5 साल ही हुए हैं, इस एक इनोवेशन ने कई सारे ड्राइवर्स की जान बचाई है। ये हेलो एक्चुअली में एक F1 गाड़ी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्सा है। ये इतना मजबूत है कि ये 2 अफ्रीकन हाथियों का वजन अपने ऊपर सस्टेन कर सकता है। तो हाँ, ऐसी सेफ्टी इनोवेशन जरूर करी गई है रिसेंट टाइम्स में स्पोर्ट को और सेफ बनाने के लिए। ये F1 की गाड़ियां सही मायनों में एक इंजीनियरिंग का मार्वल है। सालों भर की नॉलेज जब अक्यूमुलेट हुई है तभी इन्हें इतना परफेक्ट बनाया गया है। और यही रीजन है दोस्तों कि आज के दिन किसी भी नई कंपनी के लिए इस बिजनेस में आना इतना मुश्किल है। सिर्फ पैसे से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर सालों भर की नॉलेज और परसिस्टेंस की जरूरत है। तो 3 इडियट्स में आमिर खान ने कहा था ना कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सिमिलरली अगर आपको भी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, आपके अंदर भी चाह होनी चाहिए सीखने की।
मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ सपने सोचने से काम नहीं बनेगा। लेकिन बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, ये जो पैसे का खेल है इसके पीछे वो कैसे काम करता है। असल में दो तरीके की कंपनीज होती हैं जो फॉर्मूला 1 में इन्वॉल्व होती हैं। एक है कंस्ट्रक्टर कंपनी जो गाड़ियां बनाती हैं और दूसरी है इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो इंजन बनाती हैं। आज के दिन करीब 10 कंस्ट्रक्टर कंपनीज हैं, अल्फा रोमायो, अल्फा टोरी, एल्पाइन, एस्टन मार्टिन, फेरारी, हास, मैक्लारेन, मर्सिडीज, रेड बुल और विलियम्स। लेकिन सिर्फ 4 कंपनीज हैं जो इंजन मैन्युफैक्चर करती हैं, फेरारी, मर्सिडीज, रेनॉल्ट और होंडा। फेरारी कंपनी की टीम दोस्तों फॉर्मूला 1 के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल टीम रही है आज तक। 16 कंस्ट्रक्टर और 15 ड्राइवर टाइटल्स इन्हें मिले हैं। एक बात नोट करने वाली यहां पर यह है कि एक चैंपियनशिप में फॉर्मूला 1 की एक ड्राइवर विनर होता है और एक कंस्ट्रक्टर विनर होता है। हर टीम में 2 ड्राइवर्स होते हैं, तो एक कंस्ट्रक्टर चैंपियन कोई बन सकती है टीम जब दोनों ड्राइवर्स की एवरेज परफॉर्मेंस को अकाउंट में लिया जाए। लेकिन एक ड्राइवर चैंपियनशिप जीती जा सकती है जब एक सिंगल इंडिविजुअल लेवल पर एक ड्राइवर को जब सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले। अब क्योंकि एक गाड़ी की बनावट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, शायद कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ड्राइवर की स्किल से ज्यादा एक गाड़ी की कंस्ट्रक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस जीतने में। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बेस्ट ड्राइवर्स हैं वो इतने ज्यादा चैंपियनशिप्स नहीं जीते हैं। फॉर एग्जांपल कई F1 फैंस का मानना है कि F1 के इतिहास में फर्नांडो अलोंसो अभी तक के बेस्ट ड्राइवर रहे हैं अगर टेक्निक से देखा जाए तो, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 चैंपियनशिप जीती, 2005 और 2006 में रेनॉल्ट के साथ। अब क्योंकि गाड़ी की कंस्ट्रक्शन इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इस गेम में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक पैसे का बड़ा खेल है। कुछ हद तक जिस टीम के पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गाड़ियों में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन कंपनीज के लिए फॉर्मूला 1 में पार्टिसिपेट करना एक बड़ा ही रिस्की बिजनेस है। रेड बुल के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। ये टीम वैसे एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीती है करंटली, और ड्राइवर्स भी इसी टीम से ही हैं जो चैंपियनशिप जीते हैं। साल 2018 में इनकी सिस्टर टीम टोरो रोसो का टोटल खर्चा आया था $181.1 मिलियन का, जो कि अराउंड 1500 करोड़ रुपीस होता है, और इनके रेवेन्यू थे $183.6 मिलियन के। यानी जो पैसा ये कमा रहे हैं और जो पैसा खर्च कर रहे हैं इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। इसका प्रॉफिट ओनली $1.8 मिलियन, सिर्फ 15 करोड़ का प्रॉफिट टैक्सेस के बाद। ये बहुत कम प्रॉफिट होता है अगर ये देखो कि कितना पैसा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। और ये टीम एक टॉप लेवल की टीम है। इन कंपनीज का बस ये मानना है कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्हें मिलेगा वो और सोर्सेज से ज्यादा बेहतर मिलेगा, जैसे कि जो पब्लिसिटी होगी या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में इन्हें प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। साल 2022 में FIA ने एक्चुअली में एक बजट पर कैप लगा दिया था $140 मिलियन का, कि हर टीम इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती ताकि मुकाबला और बराबरी का हो। साल 2023 में यानी इस साल इस कैप को और कम कर दिया गया है एट $135 मिलियन। ड्राइवर्स को जो सैलरी दी जाती है वो टीम्स के द्वारा दी जाती है, लेकिन वो बजट कैप की रिस्ट्रिक्शन के बाहर है, तो कोई लिमिट नहीं है कि कोई टीम कितनी सैलरी दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारे स्पोर्ट्स में हमें जैसे देखने को मिलता है ड्राइवर्स की सैलरी में एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। कुछ जो प्रीमियम ड्राइवर्स हैं, टॉप लेवल के ड्राइवर्स हैं, उन्हें कहीं ज्यादा और सैलरी दी जाती है बाकियों के कंपैरिजन में। जैसे कि मैक्स वर्स्टैपेन जो कि पिछले 2 साल से ड्राइवर चैंपियन रहे हैं, पिछले साल एस्टिमेट किया गया कि इन्हें $60 मिलियन दिए गए साल भर के। इसे कंपेयर कीजिए मिक शूमाकर की सैलरी से, जिन्हें सिर्फ $1 मिलियन मिले सेम ईयर के लिए। ऑब्वियसली ये सैलरी कई चीजों पर डिपेंड करती है, ड्राइवर के सक्सेस के अलावा ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जिस टीम से ड्राइवर खेल रहे हैं वो किस लेवल की टीम है, उस टीम के पास कितना पैसा है। मिक शूमाकर रेस करते हैं हास टीम के लिए जो अभी भी ग्रो कर रही है, कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है। आज के दिन फॉर्मूला 1 की रेसिंग में हालांकि कोई इंडिया की टीम नहीं है, लेकिन इंडिया का एक कनेक्शन जरूर रहा है F1 के साथ। इतिहास में हमने 2 इंडियन ड्राइवर्स देखे, नारायण कार्तिकेयन और करुण चंदोक। इन्होंने 3 साल और 2 साल रिस्पेक्टिवली ड्राइव करी, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। लेकिन इससे भी बड़ा हाईलाइट शायद से इंडिया के लिए था कि इंडिया की एक खुद की टीम हुआ करती थी फॉर्मूला 1 की, जिसका नाम था फोर्स इंडिया। इस टीम का ओरिजिन एक्चुअली में साल 1991 में हुआ था, तब इसका नाम होता था स्पाइकर F1। मालिक कोई और होता था, लेकिन साल 2007 में विजय माल्या और माइकल मोल ने इस टीम को खरीदा, जो कि टीम डायरेक्टर थे, और इसका नाम बदला गया, फोर्स इंडिया इसका नाम रखा गया, और साल 2008 में इसका डेब्यू हुआ। सेम ईयर इस टीम का जो खर्चा था वो 74.4% बढ़ा, जो कि इतिहास में सबसे बड़ा इंक्रीज था। उस वक्त इस टीम के प्राइमरी स्पॉन्सर्स थे किंगफिशर, RIL और ICICI बैंक। साल 2011 में सहारा इंडिया परिवार 42.5% शेयर्स खरीदता है इस टीम में, माल्या के 42.5% और माइकल मोर के 15% शेयर्स बचते हैं। इसके चलते इस टीम को दोबारा से रीनेम किया जाता है सहारा फोर्स इंडिया। अपने छोटे से इतिहास में दोस्तों ये टीम इतनी ज्यादा सक्सेसफुल
सक्सेसफुल टीम नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रही थी। ड्राइवर्स प्रॉमिस दिखा रहे थे। इनफैक्ट इस साल आज के दिन भी उस टीम के 3 ड्राइवर्स रेस करेंगे। निको हुल्कनबर्ग जो कि हास के लिए करेंगे, सर्गियो पेरेस रेडबुल के लिए और इस्तेबान ओकान एल्पाइन के लिए। साल 2017 तक फोर्स इंडिया की टीम हर साल इंप्रूवमेंट दिखाती रही, हर सीजन इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती रही। 2017 का साल बेस्ट साल था पेरेस और ओकान जब इनके ड्राइवर्स थे। 2016-17 में इनकी रैंकिंग 4th नंबर पर रही थी, जो कि बेकार रैंकिंग नहीं होती, एक मिड लेवल की टीम हो गई थी। लेकिन फिर आता है साल 2018 जब इसका डाउनफॉल शुरू होता है। असल में बात क्या है कि फॉर्मूला 1 में हर साल एक समर ब्रेक होता है जो 2 हफ्ते तक चलता है यूजुअली। उस साल जुलाई 2018 में समर ब्रेक से जस्ट पहले डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं कि कैसे इस कंपनी के पास सिर्फ $315,000 हैं बैंक में, लेकिन कर्जा इसने उठा रखा है $37 मिलियन का। बहुत सारा पैसा एक कंपनी ओ करती थी और विजय माल्या का तो आपको याद ही होगा। विजय माल्या पर भी आरोप लगा कि करीब 10,000 करोड़ रुपए वो ओ करते थे इंडियन बैंक्स को। साल 2016 में ये इंडिया छोड़ के भागे थे और यूके में रहे थे उसके बाद से। इनके एसेट्स पर एक वर्ल्ड वाइड फ्रीजिंग ऑर्डर दिया जाता है कि ये अपने एसेट्स को बेच नहीं सकते, बैंक इनके एसेट्स को जब्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर इस टीम के शेयर्स को सेल करना था तो इंडियन बैंक से कंसेंट की जरूरत पड़ती। फाइनली जाकर एक कैनेडियन बिजनेसमैन लॉरेंस स्ट्रॉल नाम से इसकी कंपनीज इस टीम के एसेट्स को खरीद लेती हैं 960 करोड़ रुपीस की कॉस्ट पर 2018 के सीजन के रीस्टार्ट होने से पहले। ये जो बिजनेसमैन थे लॉरेंस स्ट्रॉल, इनके बेटे लांस स्ट्रॉल एक्चुअली में इस टीम के एक ड्राइवर भी थे F1 में। FIA के द्वारा कहा जाता है कि इस टीम को दोबारा से रीनेम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अदला बदली करी जा रही है ओनर्स की, तो इसका नाम दोबारा से दिया जाता है रेसिंग पॉइंट फोर्स इंडिया। अगले साल 2019 में इस टीम के नाम से इंडिया हटा दिया जाता है, ये रेसिंग पॉइंट नाम बन जाता है और 2021 से दोबारा से इसे रीनेम किया जाता है एस्टन मार्टिन F1 टीम, जब स्ट्रोल 17% स्टेक इस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में खरीद लेती है। इंडिया में ईडी का कहना था कि विजय माल्या ने अपनी F1 और IPL की टीम्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। और रही बात सुब्रत रॉय की, सहारा परिवार के मालिक, उन्होंने तो अपना पूरा एम्पायर ही स्कैम्स पे बिल्ड किया था। आज के दिन इस फॉर्मूला 1 के स्पोर्ट को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि एक यूजलेस स्पोर्ट है, गाड़ी चलाने से किसका फायदा हो रहा है, सिर्फ एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलता है, इससे और कुछ नहीं होता। कुछ पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म शायद सही भी हैं, इसीलिए फॉर्मूला ई इंट्रोड्यूस किया गया है जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई जाएंगी। करीब 10 साल के बाद एक फॉर्मूला ई का इवेंट इंडिया में होस्ट किया गया था हैदराबाद में कुछ महीने पहले। ये इवेंट एक स्ट्रीट सर्किट पे हुआ था, यानी कोई रेस ट्रैक नहीं बनाया गया था इसके लिए, बल्कि जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं उन्हीं को ही क्लोज किया गया और इस रेस के लिए तैयार किया गया। साल 2039 तक फॉर्मूला ई के राइट्स दिए गए हैं FIA के द्वारा। उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला ई का मर्जर हो जाएगा, यानी एक ही स्पोर्ट बन जाएंगे और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा इस रेस में। आपका क्या ख्याल है स्पोर्ट के बारे में, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए और उम्मीद करता हूं कुछ नई जानकारी इस वीडियो में आपको सुनने को मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो यहां क्लिक करके और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला सुपरसोनिक एयरप्लेन्स पर, उन हवाई जहाजों का इतिहास जो साउंड से भी तेज उड़ते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।